नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय विश्व शतरंज में बड़ी उथल फुथल मची हुई है। क्या हो रहा है? मैग्नस कार्लसन को हर कोई चैलेंज कर रहा है इस समय और काफ़ी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ रहा है। इतनी पराजय का सामना करना पड़ रहा है जितना पिछले 4-5 सालों में मिलाकर के भी नहीं करना पड़ा होगा। एनीवे, वो वापसी की कोशिश भी कर रहे हैं। एक और बदलाव देखने को आ रहा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इससे पहले उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करते थे या जीत दर्ज नहीं कर पाते थे, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। जैसे अनीश गिरी, टाटा स्टील टूर्नामेंट ऑलमोस्ट जीत लिया था उन्होंने, तो लगातार ऑनलाइन टूर्नामेंट में भी अपनी ज़बरदस्त जो है पकड़ दिखा रहे हैं। और कल क्या हुआ? कल शुरू हुआ मैग्नस इन्विटेशनल चैंपियंस चेस टूर का 5वां पड़ाव, और इस 5वें पड़ाव में पहले दिन के खेल के बाद अनीश गिरी जो है वो 4 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। कार्लसन भी कल काफ़ी अच्छा खेले हैं, लेकिन सिर्फ अनीश गिरी से हारे हैं। 3.5 अंकों पर हैं वो। बाकी तो आप खिलाड़ियों के नाम देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार इंडियन प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडियन ओपन अलग से होने वाला है चैंपियंस चेस टूर में, जिसमें एकदम से आपको काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर्स जो है देखने के लिए मिलेंगे। तो खैर, बात करते हैं अनीश गिरी ने कैसे हराया मैग्नस कार्लसन को। और एक्चुअली ये गेम मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया क्योंकि मैं ब्लैक से मैं ब्लैक से एक्सेलरेटेड ड्रैगन खेलता हूँ, तो वो कार्लसन ने अपनाई। और मरुगजी बाइन जो भी एक्सेलरेटेड ड्रैगन खेलता होगा उसका पाला उससे तो पड़ता होगा, तो मैं वाइट से भी वो खेलता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। E4 से शुरुआत हुई, अनीश गिरी ने खेला, C5 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, नाइट F3, G6, डायरेक्ट G6। ये जो है ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके काफ़ी सारे मायने रहते हैं। नाइट C6 के पहले G6 खेल दिया जाए। यहाँ पर अगर डेफिनेटली आप G6 खेल रहे हो तो D4 CD4, आपको क्वीन D4 का एक वेरिएशन अलग से तैयार करना होगा अगर आप G6 डायरेक्ट खेलते हैं। मैं भी कई बार G6 डायरेक्ट खेलता हूँ। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि दूसरी लाइन्स को अवॉइड करना, बिशप B5 वगैरह की लाइन को। जैसे कि अगर आप यहाँ पर नाइट F3 पर डायरेक्ट नाइट C6 खेल देते हैं तो ये लाइन आपको अलग से तैयार करनी पड़ती है। जो भी ब्लैक से खेलना चाहता है एक्सेलरेटेड ड्रैगन, वो पसंद नहीं करता है कि कोई बिशप B5 आके रख दे, तो इसीलिए खिलाड़ी डायरेक्ट G6 भी करते हैं, जो मैग्नस कार्लसन ने किया। D4 CD4 नाइट D4। लेकिन अनीश गिरी जो है वो सॉलिड जाते हैं, वो क्वीन D4 लाइन पर नहीं जाते, जो मेन लाइन है उस पर जाते हैं। अब यहाँ पे नाइट C6 C4। अच्छा, यहाँ पे जो मेन लाइन आप ढूंढोगे तो मेन लाइन है बिशप G7 निकाला जाता है, तो फिर इस पे अटैक, तो यहाँ पे बिशप E3 करके सपोर्ट आता है। नेचुरल मूव्स है ये। बट मैग्नस कार्लसन क्या करते हैं, पहले नाइट निकालते हैं, नाइट F6। तो वो फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना पहले नाइट निकालिए, नाइट C3, ओके, देन D6। तो ये जो सिचुएशन है मैरुगजी बाइंड में, ये थोड़ा अलग तरीके से मैग्नस कार्लसन इसको डील कर रहे हैं। ओके, बिशप E2, अभी बिशप G7 को उन्होंने डिले किया, और यहाँ पे नाइट इंटू D4 जो है वो मार देते हैं, क्वीन D4 BG7। तो BG7 एक तरह से ये टेम्पो गेन करना है, क्योंकि इस डायगोनल पे अभी भाई क्वीन कंफर्टेबल ज़्यादा तो रह नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहेगा। सो उन्होंने कासल किया, कासल हुआ, एंड देन क्वीन D3। तो एक एक्स्ट्रा मूव ऐसा लगता है कि ब्लैक को हासिल हुई है। ओके, A5। अब ये जो अप्रोच है गेम का A5 वाला, ये मतलब इतना फेमस नहीं है। यहाँ पर बिशप E6 नाइट D7, यहाँ पर इस तरह की चालें जैसे बिशप E6 नाइट D7 नाइट C5 आने की तैयारी, या BD7 डायरेक्ट, इस तरह की चालें जो है वो ज़्यादा खेली गई हैं। A5 जो है मतलब B5 का स्क्वायर हैंड ओवर कर देना, ये नॉर्मली कम देखा गया है। लेकिन A5 का एक पर्पज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं आप C5 का स्क्वायर सेव करते हो कि यहाँ पे कभी B4 जो है वो नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरे तरीके से अभी गया है मरुगजी बाइंड में। तो A5 इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में कम खेली जाती है, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे भी इस्तेमाल की। ओके, मैच आगे कैसे बढ़ा? उन्होंने खेला बिशप E3, तो फाइनली वो बिशप डार्क कलर का गेम में आता है। अनीश गिरी यहीं पे पोजीशन अगर आप देखोगे तो कोई पॉन वीकनेस नहीं है, डेवलपमेंट हो चुका है, डबल बिशप भी है, तो थोड़ा स्लाइड बेटर आप वाइट को बोलोगे भी, क्योंकि सेंटर वाइट के पास है। ओके, यहाँ पे बिशप D7 खेला कार्लसन ने। सो BD4 यहाँ पर खेला, बिशप C6 खेला कार्लसन ने। सो नाउ यहाँ पर अनीश गिरी खेलते B3, और एकदम सॉलिड जा रहे हैं, कोई कहीं से वो कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मरुगजी बाइंड का जो स्ट्रक्चर है वो लेते हैं। मरुगजी बाइंड में वाइट की सिर्फ एक ही समस्या होती है कि ये बिशप कई बार उसका बैड हो जाता है, क्योंकि उसके पान लाइट कलर पर होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अनीश गिरी ने कैसे इसका इस्तेमाल किया। ओके, नाइट D7, सो बिशप इंटू G7, ये बिशप तो एक्सचेंज कर लिया, क्वीन G7, क्वीन D4 विद द टेम्पो, पीछे हटना पड़ा था, टेम्पो के साथ फिर से सेंटर पर आए।
किंग G8, यहाँ पर जो लाइन खेली गई है इससे पहले मुकाबलों में वो है F6, नाइट D5, सो E5, क्वीन E3, BD5, CD5, और ये मैच ड्रॉ रहे हैं अधिकतर। बट कार्लसन ने क्या चुना, कार्लसन ने चुना किंग G8 जाना। ओके, और ये एक नॉवेल्टी थी, और इसके बाद पोजीशन जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। रुक FD1, तो अपने रुक को सेंट्रलाइज किया। यहाँ पर मरोगजी बाइंड में कई बार जो ब्लैक का मेन पर्पस होता है, कई बार ब्लैक कोशिश करता है D5 ब्रेक करने की यहाँ पर, लेकिन कार्लसन जो है यहाँ पर डायरेक्ट तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एंड गेम में जा रहे हैं। ओके, क्वीन B6, नाइट B6, F4, एंड नाउ यहाँ पर कार्लसन ने खेला F5। एक्टिव खेलना उनको पसंद भी है और वो एक्टिव ही खेलते हैं। E5, रुक F5, G3। सो यहाँ पर शायद देखिए, अगर आप कंपेयर करोगे पूरी पोजीशन को तो आपको दो पीस लगेंगे जिनको जल्दी से जल्दी गेम में आ जाना चाहिए। एक ये रुक और दूसरा घोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है। तो बेहतर है कि वो पीछे जाके ऑर्गेनाइज हो जाए कहीं पे। ठीक है, तो कार्लसन ने यहाँ पे डायरेक्ट G5 खेला। ओके, BD3, रुक C5, सेफ स्क्वायर है क्योंकि B4 कंट्रोल पे है। रुक E1, सो रुक E8, और नाइट E4, सो बिशप इंटू E4 ये देना पड़ेगा क्योंकि नाइट बहुत परेशान करेगा। रुक E4, GF4। अब फिर से आप इस पोजीशन को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि वाइट ही थोड़ा सा स्लाइड बेटर है, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा उसके पास ये बिशप अब जो कि खुल चुका है, जो कि बैड बिशप होता है, और दूसरा रुक भी पीछे से आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी वीकनेस जैसी लगती है ब्लैक की। अब ब्लैक को होल्ड करना है उसको, तो ब्लैक के पास क्या आइडियाज़ थे वो देखिए। G इंटू F4, यहाँ पे रुक इंटू F4 मारा, सो नाइट D7, रुक E1 और नाइट E5। और अब आपको यहाँ पे लगेगा कि अब तो सब मैनेज हो गया ब्लैक का, मतलब ये नाइट जब तक इधर बैठा है तब तक तो यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, और सिर्फ यही है कि ये जो रुक और ये रुक है इनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम मैग्नस कार्लसन को यहाँ पे जा रहा था, जबकि अनीश गिरी की नज़र कहीं और भी थी। अगली चाल में अनीश गिरी खेलते सबसे पहले बिशप E4 ताकि BD5 जाया जा सके, जरूरत पड़ने पर B7 पर अटैक किया टेम्पो के साथ। कार्लसन ने यहाँ पे B5 खेला। सो नाउ टेक्स रुक B5, CB5, रुक B5, रुक H4। अब यहाँ पर जो चाल आती है, यहाँ पर आप देखो कि H7 पे अटैक है। मैग्नस कार्लसन चाहते तो यहाँ पे नाइट G6 खेल सकते थे, उस पर रुक G4 आता डेफिनेटली, बट रुक E5 के बाद पोजीशन बैलेंस है यहाँ पर और ये लगभग इक्वल है। लेकिन कार्लसन ने डिसाइड किया कि वो H वाला पॉन दे देंगे और यही गेम में उनके लिए सबसे खतरनाक बात साबित हुई। अनीश गिरी ने बिशप इंटू H7 मारा, किंग G7, बिशप E4 वापस। कार्लसन को A4 मिला, डेफिनेटली मिला, लेकिन उस माइनॉरिटी पॉन अटैक का कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों पॉन आपको मिल नहीं रहे हैं। BA4, रुक A4, रुक E2 आए, डिफेंड कर दिया। और आप देखिए इसमें पूरी चुनौती क्या थी गेम में। एक तो है आपके पास घोड़ा कार्लसन के पास, और घोड़े की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि घोड़ा बोर्ड के दोनों हिस्सों में जल्दी जल्दी मूव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि इसका मतलब है कि ये पॉन और ये पॉन ये घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि कॉर्नर के पॉन हमेशा खतरनाक होते हैं। बिशप होता तो कोई बात नहीं थी, बैलेंस हो जाती पोजीशन। दूसरी समस्या ये है कि क्या ये पॉन तेज़ी से ऊपर आ पाएंगे, क्योंकि वाइट के पास यहाँ पे दो कनेक्टेड पॉन क्रिएट हो रहे हैं। तो अब यहाँ से ही ऑलरेडी क्लियर था कि वाइट के पास विनिंग चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। बिशप भी है, दोनों साइड बोर्ड के डील कर सकता है, और A2 का पॉन बच गया तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, और H वाला पॉन भी प्रॉब्लम करने वाला है। देखते हैं, रुक H8 खेला, एक्सचेंज कर दिया, H8, किंग H8, बिशप D5, तो A2 भी बचा लिया। इसका पर्पज़ ये है कि भाई रुक फ्री कर दिया हमने। रुक A5, सो बिशप B3, और ऐसा आके बैठ गया कि बिल्कुल मतलब सॉलिड डिफेंस है, कुछ नहीं होने वाला। और ये दो पॉन अब खतरनाक हो सकते हैं। ये दो पॉन कितना आगे बढ़ेंगे इस पर ही सारे लोग सोच रहे थे। गेम में क्या हुआ, नाइट C6, रुक D2, और इवन रुक D5 लाने की तैयारी थी। सो किंग G7, सो पहले किंग G2, नाइट E5, सो H3, नाइट D7, रुक E2, काफ़ी सारे ये मूवमेंट होते रहे। किंग F8, सो रुक F2, नाइट F6, सो G4, अभी G5 का थ्रेट फ्यूचर में आ जाएगा। किंग G7, सो रुक F4, और यहाँ पर आप देखो कि अनीश गिरी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को सॉलिड कर रहे हैं। फाइनली जो है यहाँ पर D5 पुश किया मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, G5 आया, तो अभी एक के बदले एक देना पड़ेगा। उन्होंने खेला नाइट E4, सो बिशप इंटू D5, नाइट इंटू G5, मारते तो नाइट मर जाता, सो बिशप B3, सो E5। अच्छा, ये जरूर आप सोच सकते हो यहाँ पे कि जब बिशप D5 मारा गया तो कुछ ऐसे खेल दिया जाए मैच में, टेक टेक चेक
मे बी, बट ये भी एक्चुअली लॉस होता क्योंकि ये कॉर्नर पॉन है और यहाँ पे प्रॉब्लम ही है थोड़ा सा, दो पॉन कॉर्नर पर है ना। सो नाइट G5, बिशप B3। तो फाइनली यहाँ पर शायद यहाँ पे रुक E5 ज़्यादा बेटर होता कार्लसन की तरफ से, बट उन्होंने E5 खेला और ये जो पोजीशन बनी यहाँ पे रुक K4 के बाद, जो मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे रुक एक्सचेंज भी कर लेंगे तो दो कॉर्नर के पॉन है और दोनों कॉर्नर के पॉन मतलब नाइट के लिए तो मतलब कब्रगाह है। और ऐसे में दो पॉन अगर कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से बढ़े तो नाइट के लिए तो इम्पॉसिबल सी पोजीशन है उसको संभालना। रुक A5 गए, फाइनली H4 पुश किया, नाइट E6। तो रुक A4, वो अनिश गिरी तो बोले थे भाई एक्सचेंज कर लो रुक, लेकिन कार्लसन बोले भाई करूँगा तो सीधा हार जाऊँगा। किंग F3, रुक C5, रुक C4। यहाँ ऑलरेडी गेम लॉस था ये, और सिर्फ धीरे धीरे जो है अनिश गिरी को पोजीशन को इम्प्रूव करना था और वही वो कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ, अचानक जैसे ही बिशप C2 आया बोर्ड पर, ये पता लगा कि जैसे ये किंग नीचे की तरफ आया, किंग शायद G6 की तरफ जा सकता था, A4 9, इस तरीके से भी गेम हो सकता है। लेकिन वो जैसे किंग H6 गए, बिशप C2 के बाद रियलाइज़ हुआ कि यहाँ तो मेटिंग थ्रेट लग गई। और अब काले जो मैग्नस कार्लसन है वो दो तीन चीज़ों से एक साथ जूझ रहे थे। एक तो ये कॉर्नर के पॉन्स जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो अलग, और ऊपर से अब किंग की सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्न हो गया जो कि इसके पहले तक नहीं था। रुक A3 चेक, किंग G4, नाइट D3 खेला उन्होंने, लेकिन इसके बाद किंग F5, और वो तो मीटिंग नाइट्स जो है वहाँ पे लगातार लगाए जा रहे थे। नाइट B4, सो बिशप E4 यहाँ पर खेला, फिर से किंग G4 करके मेट लगाने का प्लान है। तो रुक A2 दिया उन्होंने, लेकिन रुक A2 के बाद भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि किंग G4 के बाद यहाँ पर मात लग गई। नाइट D3 भी खेलते वापस, तो रुक C8 के बाद जो है वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही है। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को इस सिचुएशन में रिज़ाइन करना पड़ा जब उनकी लग गई मात। तो एक पूरा गेम कैसे घूमा, पहले तो जो है एक अच्छा सा ओपनिंग खेला मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा परिणाम जो है वो बदलने वाले परिणाम हुए, साबित हुए, वो हुए जब तक एक्सचेंज किया तब तक तो ठीक था। मेरे ख्याल से यहाँ पे नाइट को गेम में लेके आ सकते थे, और मेरे ख्याल से जो कार्लसन ने शायद उनसे मिसकैलकुलेट हुआ कि वो जो पॉन उन्होंने H7 का दिया, अगर वो नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि अनिश गिरी के लिए गेम इतना आसान बनता जितना कि एंड गेम में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कार्लसन वैसे भी एंड गेम के लिए जाना चाहते। तो ये जो कार्लसन ने कैलकुलेशन किया होगा कि यहाँ से पॉन दे के काम चल जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वही मुझे लगता है कि शायद उनके कैलकुलेशन में चूक हो गई। तो ये एक बेहतरीन जीत, अनिश गिरी के लिए एक बेहतरीन जीत, और मैग्नस कार्लसन के लिए एक और हार। अब उनको देखना है कि इस टूर्नामेंट में वाकई वो कितना कमबैक करते हैं, क्योंकि 4 टूर्नामेंट हो गए हैं, एक भी जीत नहीं पाए हैं, और ये ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।